श्रम और स्वाद। एक बार महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम के साथ घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए विजयनगर के निकटवर्ती जंगल में गए। दोनों ने इच्छा भर शिकार किया और वापसी के लिए घोड़ा घुमा लिया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उन्हें समझ में आया कि वे राह भटक गए हैं। दोनों भटकते भटकते थककर चूर हो चुके थे। घोड़े पसीने से लथपथ थे। सूर्य दक्षिण पश्चिम के कोण तक पहुंचने ही वाला था। महाराज यह सब देखकर हताश हो रहे थे। उन्होंने तेनालीराम से कहा, अब क्या होगा तेनालीराम? आखिर हम लोग कब तक जंगल में भटकते रहेंगे? हमारे घोड़े भी थक चुके हैं, उन्हें भी विश्राम चाहिए। जिस तरह प्यास के मारे हमारा गला सूख रहा है, उसी तरह इन घोड़ों को भी प्यास लगी होगी। देखते नहीं किस तरह हाँफ रहे हैं घोड़े। महाराज, धैर्य के अलावा और कोई उपाय नहीं है। अच्छा है कि हम एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहें, तेनालीराम ने कहा। दोनों के घोड़े दौड़ते रहे। थोड़ी देर के बाद तेनालीराम ने महाराज से खुश होते हुए कहा, महाराज सामने देखिए, पेड़ पर बगुलों का झुंड बैठा हुआ है। तो इसमें खुश होने की क्या बात है? तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो तेनालीराम मानो विजयनगर वापसी की राह मिल गई हो। महाराज ने तेनालीराम से कहा। जी हाँ महाराज, बगुलों के दिखने से यह संभावना भी दिखने लगी है कि शीघ्र ही हमें नगर वापसी की राह बताने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। खाने के लिए कुछ मिले ना मिले, पीने के लिए पानी अवश्य मिल जाएगा, तेनालीराम ने कहा। यह तुम किस आधार पर कह रहे हो? महाराज ने पूछा। महाराज, बगुलों के आधार पर, तेनालीराम ने उत्तर दिया। क्या मतलब? महाराज ने पूछा। मतलब यह है महाराज कि बगुलों के झुंड का यहां होना यह संकेत दे रहा है कि आसपास ही कोई नदी बह रही है, तेनालीराम ने कहा। महाराज खुश होते हुए बोले, अरे मेरे ध्यान में तो यह बात ही नहीं आई थी। तुम ठीक कह रहे हो तेनालीराम, ऐसा हो सकता है। थोड़ी दूर घोड़ा और दौड़ा। जब तेनालीराम ने भूमि पर बड़े पंतों वाली लताएं बिछी हुई देखी, इन लताओं के कुछ पत्तों पर जानवरों के खुरों और पंजों के कीचड़ सने निशान थे। इनमें से कुछ निशान कच्चे थे तो कुछ सूखे यानी गीली मिट्टी वाले निशान और सूखी मिट्टी वाले निशान। तेनालीराम ने महाराज को उन निशानों को दिखाते हुए कहा, महाराज घोड़े को उस ओर ले चलें जिधर से पंजों और खुरों के निशान आते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा कहते हुए तेनालीराम ने स्वयं अपना घोड़ा मोड़ लिया। महाराज समझ नहीं पाए कि तेनालीराम किन निशानों की बात कर रहा है। वे थक चुके थे और पसीने से लथपथ हो चुके थे। उन्हें बोलने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए उन्होंने चुपचाप घोड़े को तेनालीराम के घोड़े के पीछे लगा लिया। थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक नदी दिखाई पड़ी। दोनों ने नदी की धारा में अपना हाथ मुंह धोए, फिर भी जी भर के पानी पिया। जब उनकी प्यास बुझ गई तब वे अपने घोड़े को ले आए। दोनों घोड़ों ने भी पानी पिया। महाराज ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम मैं कामना करता हूं कि दूसरी संभावना भी सच साबित हो जाए। जी हाँ महाराज, नदी है तो आसपास कोई बस्ती भी होगी। पहले थोड़ा विश्राम कर लें, फिर देखते हैं कि आगे क्या है। इतना कहकर तेनालीराम ने दोनों घोड़ों को ऐसे स्थान पर ले जाकर बांध दिया जहां हरी घास दूर तक भूमि पर आच्छादित थी। उसने घोड़े को वहीं छोड़ दिया और स्वयं महाराज के पास आ गया। उसने महाराज से कहा, महाराज आइए, नदी के किनारे बालू पर हम लोग थोड़ी देर लेट लें। थोड़े विश्राम के बाद सोचेंगे कि अब क्या करना है और किधर जाना है। महाराज थके हुए थे ही उन्होंने बालू पर लेटने हुए कहा, लेकिन तेनालीराम थोड़ी ही देर में शाम हो जाएगी। ऊपर से यह नदी का किनारा है, कभी भी कोई जंगली जानवर इधर पानी पीने के लिए आ सकता है। महाराज के पास ही तेनालीराम लेट गया और कहा,
महाराज, जंगली जंतुओं से भय की आवश्यकता नहीं। इस समय यदि कोई भी जीव इधर आया तो विश्वास कीजिए कि वह शिकार करके अपना पेट भर चुका होगा। वैसे भी मनुष्य से सभी जानवर स्वयं भयभीत रहते हैं, इसलिए भय रहित होकर हम लोग थोड़ी देर विश्राम करें। अभी उन लोगों को विश्राम के लिए लेटे कुछ समय ही बीता था कि एक प्रौढ़ महिला हाथ में घड़ा लिए नदी से पानी लेने के लिए आई। उसने घड़े को पानी में डुबोया तो उसमें जाते पानी की गड़गड़ ध्वनि से महाराज और तेनालीराम दोनों का ध्यान उस ओर गया। उन दोनों ने नदी की ओर देखा और प्रसन्न हो गए। महाराज ने प्रसन्न होते हुए तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, तुम्हारा दूसरा अनुमान भी सच साबित हुआ। चलो महिला से पता करें विजयनगर जाने का रास्ता। दोनों महिला के पास पहुंचे। महिला ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि ये दोनों राजसी व्यक्तित्व के स्वामी हैं। अवश्य इनमें से कोई राजा है। ऐसा सोचकर उसने दोनों को नमस्कार किया और पूछने लगी, राह भटक गए हो राजन? महाराज उस महिला की शालीनता से बहुत प्रभावित हुए और महिला से कहा, हाँ माता, हम दोनों राह भूल गए हैं। जंगल में भटकते भटकते थक गए हैं और भूखे भी हैं। महिला ने उनसे कहा, कोई बात नहीं, अब तुम दोनों मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलो। झोपड़ी में जो कुछ है उससे अपनी भूख मिटाओ। घोड़ों को लेकर चलो, झोपड़ी के पास बांध देना। घोड़ों के चारे की व्यवस्था भी मैं कर दूंगी। सुबह जहां कहीं भी जाना है चले जाना। पल दो पल में अब सूरज डूब जाएगा, रात हो जाएगी और जंगल में रात को अनजान राह पर भटकना खतरे से खाली नहीं। कहते हैं कि भी जीव जंतुओं की शक्ति रात्रि में कहीं गुना बढ़ जाती है। महाराज और तेनालीराम के समक्ष उस महिला का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए वे दोनों उस महिला के साथ उसकी झोपड़ी में चले गए। महिला की झोपड़ी जंगल में बसे एक छोटे गांव में थी। 5-6 परिवार वाले इस गांव में 15-20 लोग ही रहते थे। वन पत्रों और शिकार पर उनका जीवन आधारित था। महाराज और तेनालीराम दोनों ही भूख से बेहाल थे। महिला ने उन्हें गुड़ और चने के उपयोग से बनाया गया पेठा दिया। महाराज को यह पेठा बहुत स्वादिष्ट लगा। दूसरे दिन सुबह महिला ने उन दोनों को विजयनगर की राह दिखा दी और वे दोनों विजयनगर चले आए। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। महाराज और तेनालीराम नियमित राजभवन जाते, वहां दोनों में बातचीत होती। एक दिन महाराज ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, मुझे वह पेठा खाने की बड़ी इच्छा है। कहीं से चने गुड़ के पेठे की व्यवस्था करो। तेनालीराम ने विजयनगर की एक दुकान से महाराज के लिए पेठा मंगवा दिया, मगर महाराज को इस पेठे में वह स्वाद नहीं मिला। दूसरे दिन महाराज ने तेनालीराम को बताया कि कल जो पेठा खाया उसमें वह बात ही नहीं थी जो उस जंगल वाली महिला के पेठे में थी। तेनालीराम ने किसी दूसरी दुकान से महाराज के लिए पेठा मंगा दिया, मगर महाराज को उससे भी संतुष्टि नहीं मिली। इस प्रकार महाराज को बारी बारी से विजयनगर की सभी दुकानों के पेठे खिलाए गए, मगर महाराज को उस महिला की झोपड़ी में मिले पेठे का स्वाद नहीं मिला। अंततः एक दिन तेनालीराम ने महाराज से जंगल में उस महिला से मिलने चलने के लिए कहा। महाराज सहर्ष तैयार हो गए। दूसरे दिन सुबह दोनों जंगल में उस महिला की झोपड़ी की ओर चल दिए। महिला की झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते दोनों थककर चूर हो गए। उन्हें भूख भी जोरों की लगी थी। महिला की झोपड़ी में जब वे दोनों पहुंचे तब महिला उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने दोनों के बैठने के लिए चटाई बिछा दी, पीने के लिए पानी दिया। महाराज ने महिला से कहा, माँ, मुझे चना गुड़ का पेठा खिलाओ। तुम्हारे हाथ का पेठा खाने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। महाराज की अपनापन भरी बातें सुनकर महिला बहुत प्रसन्न हुई। उसने तुरंत महाराज के लिए पेठा बनाया। इस बीच तेनालीराम ने महिला को बता दिया था कि
चना गुड़ का यह पेठा महाराज को कितना पसंद है और कैसे विजयनगर की हर दुकान पर पेठा खाने के बाद भी महाराज को उसके हाथ से बने पेठे का स्वाद नहीं मिला और वे पेठा खाने जंगल में आ गए। पेठा बनाकर महिला ने महाराज और तेनालीराम के लिए परोस दिया। महाराज ने पेठा खाने पर पाया वही स्वाद, वही मिठास। वे पेठे के स्वाद में खो से गए, जी भर के पेठा खाया और महिला के पेठे की खूब प्रशंसा की। महिला ने पेठे के स्वाद का रहस्य खोलते हुए कहा, राजन, जब तुम पहली बार पेठा खाए थे उस दिन भी तुम्हें खूब जोरों की भूख लगी थी। जंगल में भटकने के कारण श्रम जनित थकान से तुम क्लांत से थे, शरीर से खूब पसीना बह चुका था। इस प्रकार तुम्हारे शरीर के रग रग को नई ऊर्जा के लिए आहार की आवश्यकता थी और आज भी तुम्हारी स्थिति उस दिन जैसे ही है। सच है कि यह पेठा भी वैसा ही पेठा है जैसा विजयनगर की दुकानों में मिलता है। दरअसल बात यह है कि जब भी श्रम करने के बाद भूख लगती है तब भोजन करने पर उसका स्वाद अद्वितीय लगता है। दरअसल बात यह है कि महिला की बात से महाराज और तेनालीराम बहुत संतुष्ट हुए। महाराज ने महिला को ढेर सारा धन उपहार में दिया और वहां से विजयनगर वापस आ गए।